नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारतीय लघु चित्रकला के बारे में दिया है, जिसको इंग्लिश में बात करें तो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, इसके बारे में दिया है। तो ये चर्चा में क्यों आ गया है और इसके बारे में जानेंगे, और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में जानेंगे, यानी भारतीय लघु चित्रकला के बारे में जानेंगे। एक कला के ही इतिहासकार है, यानी आर्ट के ही एक हिस्टीरियंस हैं, जिनका नाम है BN गोस्वामी। इनका नाम है BN गोस्वामी। इनके द्वारा एक लेख लिखा गया था 1968 में, 1968 यानी 1968 में एक लेख लिखा गया है। इस लेख के लिए इनको एक प्रसिद्धि मिली है। प्रसिद्धि क्या मिली है कि यह लघु चित्रकला के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कलाकार थे, उनकी जो वंशावली थी, उनकी जो फैमिली थी, उनको रिवील किए हैं, उनको उजागर किए हैं। तो गोस्वामी का योगदान क्या था? उनका योगदान यह है उजागर करने का कि जो चित्रकला की शैलियाँ थी, जो आर्ट फॉर्म थे, ध्यान रखिएगा, जो आर्ट फॉर्म थे, उसके लिए उन्होंने बताया कि कोई क्षेत्र का प्रभाव कम था, कि मतलब जिस क्षेत्र में पेंटिंग हो रही है उस क्षेत्र का प्रभाव उस पर कम दिखाई देता था, लेकिन फैमिली का असर उस पर ज़्यादा था। मतलब कि जो पेंटिंग किसी परिवार के द्वारा किया जाता था, तो वही पेंटिंग ही उस पेंटिंग को उस परिवार द्वारा ही बढ़ाया जा रहा है, न कि अगल बगल के लोग भी उनसे इंस्पायर होकर स्टार्ट कर दिए हैं। उस फैमिली के द्वारा ही बढ़ाया गया अपने अपने तरीके से। तो इस पेंटिंग को उन्होंने रिवील किया है, जिनका नाम है BN गोस्वामी। आइए कुछ इंडियन पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग्स, यानी भारतीय लघु चित्रकला। सबसे पहले जो मिनिएचर्स है, यानी कि जिसे लघु बोलते हैं, ये शब्द आया है, ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द मिनिमम, जो लैटिन शब्द, लैटिन अमेरिका शब्द जो होता है लैटिन मिनिमम, उससे निकाल कर आया है मिनिएचर्स। मिनिएचर्स का मतलब होता है लघु। इसमें करते क्या है, जो पेंट का इस्तेमाल करते हैं जो लघु पेंटिंग्स में, यानी कि जो मिनिएचर्स पेंटिंग है, इसमें जिस पेंट का इस्तेमाल करते हैं, रेड लेड पेंट्स होता है। इसमें रेड लेड पेंट्स का मतलब, जो मिनिएचर्स होता है उसका अर्थ ही होता है रेड लेड पेंट्स, मतलब कि लाल शीशा युक्त पेंट, इसका अर्थ होता है मिनिएचर्स का अर्थ होता है। फिर उसके बाद जानेंगे कि इस पेंटिंग की खासियत क्या होती है। जो मिनिएचर्स पेंटिंग होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये सबसे पहले तो स्मॉल, यानी कि बहुत ही कम फ्रेमवर्क में, हालांकि मानते हैं कि जो 25 इंच है, 25 स्क्वायर इंच, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर इंच की मतलब कि 25 इंच चौड़ा, 25 इंच लंबा, इतने में ही इस पेंटिंग को बनाया जाता है। इसका जो कलर रखा जाता है ब्राइट कलर, यानी चमकीला कलर्स लगाया जाता है। एक विशेष प्रकार का इसमें पैटर्न दिखाया जाता है। जो भी डिटेल्स होते हैं उसका एलिब्रेट्स करते हैं, मतलब कि जो भी इस पेंटिंग की खासियत होते हैं उसी छोटे ही जगह में बहुत अच्छे से उसे उकेरा जाता है। आइए जानते हैं इसके अंदर क्रांति, यानी कि इसका जब इसे स्टार्ट किया गया मिनिएचर्स पेंटिंग का, तो बताएंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। 7 से 6 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, 7वीं 6वीं और 7वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? पाल डायनेस्टी के द्वारा, यानी पाल वंश के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जिस पर बुद्धिस्ट का असर था, जिस पर बुद्धिस्ट का जिस पर इफेक्ट था, किस पर? बुद्धिज्म का। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर जब आया, जब मुगल एम्पायर्स का शासन हुआ, तो उसमें खास करके जब औरंगजेब का शासन आ गया, जब औरंगजेब का शासन हो गया, तो जो इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग है उसको डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, यानी कि उसका पतन शुरू हो गया। उस समय जो छिट फुट करके पेंटिंग थी, जैसे पहाड़ी पेंटिंग थी, तो पहाड़ी पेंटिंगों में, जैसे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, तो उस इलाके में, उस रीजन में कुछ छुट फुट जो इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग है वहाँ पर परफॉर्म्स किए जाते थे। तो आइए कुछ स्कूल देखते हैं जो इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे पाला स्कूल ऑफ आर्ट था, ये 8 से 12वीं सेंचुरी तक, 12वीं शताब्दी तक चला। इसमें बनाते किस पे थे? जैसे कि पाम लीफ हो गया। पाम लीफ का मतलब हो गया कि जो ताड़ के पत्र होते हैं, ताड़ पत्र होते हैं, उस पर भी पेंटिंग को बनाया जाता था। फिर उसके बाद अब्राहम स्कूल ऑफ आर्ट हो गया। इसमें गुजरात और जो मेवाड़ रीजन है इसका, राजस्थान का, उस क्षेत्र में इस पेंटिंग को बनाया जाता था। उस पर असर किसका था? जैनिज्म का, यानी कि इस रीजन में जो पेंटिंग बनाई जाती थी इंडियन मिनिएचर्स यानी लघु चित्रकला, उस पर जैनिज्म का प्रभाव था। लेकिन बाद में इसी रीजन में जो वैष्णविज्म है, जो यानी कि जो वैष्णविज्म की थीम है, वो एडॉप्ट इसे कर ली, वो इस पर एडॉप्ट कर ली। जैसे इसमें बनाए क्या जाते थे, जो इस पेंटिंग में जो वैष्णविज्म का प्रभाव था, थीम था, उसमें फिश का शेप, जैसे कि मछली का आकार होता है, उस आकार में पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। जो आइज होती है उसको थोड़ा सा बल्गर और बड़ा दिखाना शुरू कर दिए।
पॉइंटेड नोज दिखाना शुरू कर दिए, मतलब कि जो नाक है उभरी हुई नाक को भी दिखाना शुरू कर दिए इस पेंटिंग में। फिर उसके बाद आइए ड्यूरिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत का राज था तो उस समय जो पेंटिंग थी इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग यानी भारतीय जो लघु चित्रकला थी उस पर ईरानियन और जैन इन्फ्लुएंस आ गया, मतलब कि जो ईरानियन पेंटिंग थी उसका भी प्रभाव उस पर देखने को मिला, प्लस जो जैनिज्म से संबंधित पेंटिंग थी उसका भी उस पर असर देखने को मिला। फिर उसके बाद अब मुगल एम्पायर आता है, जब मुगल काल चल रहा था उस समय जो मिनिएचर पेंटिंग थी उस पर भी जो पर्शियन इंस्पायर्स यानी कि जो पर्शियन थे, पर्शियन का जो स्टाइल्स होता था उस स्टाइल्स को इसमें इंक्लूड किया गया। और वहीं मुगल एम्पायर के दौरान जब औरंगजेब का शासन आया तो वो पेंटिंग को और भी बुरी तरीके से प्रभावित करना शुरू किए। राजपूत पेंटिंग थी इंडियन, ध्यान रखिएगा ये अलग अलग पेंटिंग थी जो इंडियन मिनिएचर्स पेंटिंग थी यानी कि भारतीय जो लघु चित्रकला थी वो था। इसमें हिंदू राजपूत थे, रूलर थे। 1500 ईसी सी के समय जब मिडिल शासन चल रहा था 19वीं सेंचुरी के बीच में, उस समय इसका प्रभाव था। इसमें जैसे पुराण हो गया, फोक थीम्स हो गई, लोकल थीम हो गई, उसका इस्तेमाल प्रभाव इस पर पड़ता था। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इस पर किसका, इस पर भी राजपूताना का ही मतलब असर देखने को मिलता था। इस पर रिलीजन, धर्म, प्यार को दिखाते थे, कोर्ट सीन को दिखाते थे, प्लस जो रॉयल एंट्री होती है उसको दिखाते थे, जो रॉयल शाही जिंदगी जीते हैं उसको इस पेंटिंग में दिखाया जाता था। ये इंडिविजुअल पेंटिंग थी। इंडिविजुअल पेंटिंग्स मतलब व्यक्तिगत थी, किसी व्यक्ति को बनाया जाता था। उसमें जैसे बूंदी थी वो शामिल थी, कोटा थी, जयपुरी थी, मेवाड़ थी, मारवाड़ था, एम्बर था, इस सब इलाकों में इसको परफॉर्म किए जाते थे। नेक्स्ट है राज्य वित्त पोषण के बारे में दिया है, स्टेट फंडिंग के बारे में दिया है। हाल ही में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा जो चुनावी बांड योजना थी, जो चुनावी बांड योजना थी, इसको वैधता को सुरक्षित रखने के लिए, इसकी जो वैधता है उसको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने एक संविधान पीठ की गठन की है। संविधान पीठ में जनरली 5 से 7 जज होते हैं, 5 से 7 जज होते हैं। जब किसी स्पेशल मुद्दे की जरूरत पड़ती है उस पर संविधान पीठ गठन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये बहस किस तरफ थी, बहस इस तरफ थी जो चुनावी फंडिंग होती है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और उसके लिए जो राज्य वित्त पोषण है उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है उसके लिए। पहले जानते हैं राज्य वित्त पोषण है क्या। इसके पहले जान लेते हैं इलेक्टोरल फंड या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो मिलते हैं। जो कारपोरेट्स होते हैं, निगम होते हैं या जो व्यक्तिगत पर्सन होते हैं, वो RBI द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड बैंक है जैसे कि SBI हो गया, SBI के यहाँ जाते थे, जितना भी पैसा उन्हें देना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो एक बॉन्ड लेकर आते थे। एक बॉन्ड लेकर आते थे, वो ऋण पत्र ही होता है। ये बॉन्ड जिसको देना है, जिस चुनावी पार्टी को देना है, राजनीतिक दल को देना है, उसको दे देते थे। तो ऐसे गोपनीयता इनकी थी, पारदर्शिता नहीं आती थी कि कौन सा जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास कितना पैसा गया, क्योंकि बैंक से तो लेकर आ गए, जिसको मन उसको दे रहे हैं, इसमें पारदर्शिता का अभाव था। तो जो कारपोरेट्स घराना है यानी कि जो कंपनी वाले पैसा किसी पार्टी को देते थे, वो पार्टी जब सत्ता में आ जाती थी तो इनके अनुसार अपनी पॉलिसी बनाती थी, जो इनके अनुसार पॉलिसी बनाते थे ताकि इनकी जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हो सके। तो वहीं राज्य वित्त पोषण क्या है, जो नया कंसेप्ट है राज्य वित्त पोषण, नया क्या है पुराना ही, इस पर चर्चा होती रहती है। इसमें होता क्या है, स्टेट फंडिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टेट फंडिंग यानी राज्य वित्त पोषण। इसमें होगा क्या, जैसे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद जितना प्रतिशत उन्हें वोट पड़ता है, जितना प्रतिशत 2%, 1%, 3%, 5%, 50% जो भी है, जितना इन्हें परसेंटेज वोट पड़ता है, इस परसेंटेज के हिसाब से स्टेट फंडिंग जो राज्य का मतलब कि जो भारत सरकार या राज्य का जो रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है, उस राजस्व में से पैसा निकालकर इन्हें दिया जाता है। पैसा निकालकर इन्हें दिया जाता है कि आपको इतने % वोट पड़े हैं। अब किसी भी बाहर तरीके का जो फंड है वो बंद कर दिया जाता है। जैसे खासकर जो कारपोरेट्स घराने से यानी कि जो कंपनी वाले पैसे देते थे, उससे जो है क्रोनी कैपिटलिज्म विकसित होता था। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, इसमें होता है कि जो नेता होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, दोनों मिलकर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं और लूट मचा लेते हैं। इसमें आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है। इससे फ़ायदा होगा, पारदर्शिता आएगी, जो जवाबदेही वो बढ़ेगी। जो निजी रूप से कारपोरेट्स दानदाता हैं उसका जो प्रभाव पड़ता है वो भी कम होगा। राजनीतिक संस्थाओं के लिए जो निष्पक्ष है समान अवसर मिल पाएंगे। राजनीतिक दलों के भीतर जो लोकतांत्रिक प्रथा है उसको भी प्रोत्साहित मिलेगा। और चुनाव अभियानों में जो काले धन की भूमिका है वो कम होगी। जो काले धन अधिक से अधिक पड़ जाते हैं
पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यूज किए जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकारी खजाना है उससे आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, उस वो पता हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे कि आप कहाँ से पैसा लाए। नेक्स्ट, हाँ कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्टेट फंडिंग करते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया। नॉर्वे में एक मजबूत रूप से राज्य वित्त पोषण प्रणाली है, जिसमें 74% पैसा जो ये चुनाव में खर्च होते हैं, पैसा 74% किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है राज्य के द्वारा, पार्टियों को दिया जाता है उनके वोट के प्रदर्शन के हिसाब से। और जर्मनी में है, जर्मनी में राजनीतिक दलों को चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर सार्वजनिक जो धन होता है, जैसे कि जो सरकार का पैसा होता है उसमें से पैसा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिक स्वेच्छा से भी अपने आयकर का 1%, ये जर्मनी की प्रणाली है, अपने स्वेच्छा से भी अपने जो इनकम टैक्स होता है, वो जो इनकम टैक्स पे करते हैं उसका 1% अपने स्वेच्छा से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। अन्य देश है जहाँ पर स्टेट फंडिंग होती है, कनाडा है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, यहाँ पर स्टेट फंडिंग होती है ताकि पारदर्शिता को लाया जा सके। एक कमेटी है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, 1998 में इसका गठन हुआ था। ये निष्पक्ष राजनीतिक परिदृश्य के लिए राज्य वित्त पोषण का समर्थन किया था और विशेष छोटी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने बात की थी। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है या समिति है, ये किससे संबंधित है, तो स्टेट फंड यानी कि राज्य वित्त पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे यूपीएससी हो क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब तो अदर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय और राज्य दल हैं उनके लिए विशेष रूप से जो अनुशंसित राज्य निधि है वो इसमें प्रोवाइड करी जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों आ गई है? जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है इसने हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल से राजधानी, माइक्रो मैटर्स, माइक्रो व्यू, इंडियन माइक्रो फाइनेंस रिव्यू, फाइनेंशियल ईयर्स 2022-23 के लिए ये जो सारी रिपोर्ट हैं इसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका थर्ड जो संस्करण है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा। कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। इस रिपोर्ट का जब समीक्षा किया गया तो इससे यह पता चला कि जो माइक्रो फाइनेंस है यानी कि जो सूक्ष्म वित्त पोषण है उस क्षेत्र में 87 लाख, ध्यान रखिएगा 87 लाख नई महिला ग्राहकों को जोड़ा गया था, जो लगभग बताया जा रहा था कि 20,000 तक पैसे यानी फाइनेंस का यूज करती हैं। उसमें 729 जिलों में 6 करोड़ कम आय वाली ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास बताया जा रहा है कि 3 लाख, ध्यान रखिएगा 3 लाख करोड़ से अधिक ऋण यानी कि कर्ज का बकाया है। बैंकों के बाद है MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, बैंक पैसा देते हैं या वित्तीय एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बैंकों के बाद अगर दूसरा किसी का स्थान है तो किसका है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का है। दूसरा बैंक के बाद दूसरा पैसा देने वाला बिजनेस के लिए छोटे छोटे ग्राहकों को ये है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, यही पैसा देता है। इसमें होता क्या है, अभी इसका परफॉर्मेंस देखा गया। जो MFI है यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, इसका जो गैर निष्पादित आस्तियाँ यानी संपत्ति है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन एसेट्स, NPA, जिसको NPA बोलते हैं। तो ये जो NPA है बताया जा रहा है कि 2022 में कितना था? 2022 में 5.6% था। वहीं 2023 में कितना हो गया है? घटकर कम होकर कितना हो गया? 2.7% हो गया। तो यानी फ़ायदा ही हुआ। फ़ायदा कैसे हुआ? जैसे कि NPA होता क्या है, सबसे पहले NPA के बारे में जानते हैं। NPA नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होता है। जैसे कि कोई भी संपत्ति बैंक के द्वारा, कोई भी ऋण बैंक के द्वारा किसी भी कारपोरेट्स को दिया जाता है, तो ये कंपनी घाटे में चल रही है। तो जब कंपनी घाटे में चलती है तो ये पैसा न तो प्रिंसिपल अमाउंट, न तो मूल धन भी बैंक को दे पा रही है, न ही ब्याज दे पा रही है, दोनों नहीं दे पा रही। तो इसका दोनों पैसा फंसा हुआ है। तो ये बैंक क्या करता है, यहाँ पर कंपनी भी काम नहीं कर पा रही, परफॉर्म्स नहीं कर पा रही, बैंक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पैसा न तो इसको मूल लौट कर वापस आ रहा है, न तो ब्याज आ रहा है, न तो ये अन्य लोगों को और अधिक पैसा दे पा रही है। तो ऐसे ही पैसा जो बैंक का कारपोरेट्स के पास डूबा हुआ है इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स यानी कि NPA। ये हो जाता है NPA। तो यह NPA इसका कम हुआ है, ज़्यादा हो रहा था, कम हुआ है। नेक्स्ट इसमें और दिया है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस के बारे में दिया है। भारत में बताया जा रहा है इसकी सिचुएशन है 130 लाख नौकरियां और जो सकल
मूल्य यानी कि जो ग्रास वैल्यू एडेड है इसमें लगभग 2% का योगदान देता है। 130 लाख नौकरी और 2% जो ग्रास वैल्यू एडेड है उसमें ये अपना योगदान देता है। 3 लाख माइक्रो फाइनेंस आरबीआई के द्वारा इसमें इसे डिसाइड किया गया है। जो माइक्रो फाइनेंस है 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले, जिसकी वार्षिक आय जिस फैमिली की जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, तो बिना इसे किसी संपार्श्विक मतलब कि जैसे होता है ना कि आपको किसी चीज़ को रखना होता है, जैसे घर गिरवी रखते हैं, खेत गिरवी रखते हैं, उसका कागज या जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स होता है आपको जमा करना होता है, तब आपको पैसा मिलता है। तो इसको ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। आपकी इनकम 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो तो उस फैमिली को छोटा छोटा जो वित्त होता है 20, 25, 15, 50 हज़ार तक का ये मिलता रहता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन होगा। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बैंक तक उसकी पहुंच नहीं है तो उन्हें अगर बैंकिंग सर्विस मिल रही है, सरकारी पैसा या तो बैंक संस्था द्वारा पैसा ऐसे व्यक्तियों को मिल रहा है जो बैंक तक नहीं पहुंचे हैं, उनको ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो इसे कहते हैं कि अधिक लोगों तक जो बैंकिंग सेवा या बैंकिंग सुविधा होती है उसको पहुंचाना ही बोला जाता है वित्तीय समावेशन। इसमें गरीबी में कमी आएगी क्योंकि छोटे छोटे नए नए उद्यमी होंगे, वो अपना धंधा बिजनेस करेंगे तो खाएं पिएंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा क्योंकि महिलाओं के पास पैसा बहुत कम होता है, तो वो अपना छोटा छोटा बिजनेस चलाएंगे तो वो आर्थिक रूप से और मानसिक सामाजिक रूप से स्वतंत्र भी होंगी। खुद से उनके में सामाजिक जो सुधार है वो आएगा, तो इससे महिला सशक्तिकरण होगा। ग्रामीण विकास का समर्थन करता है क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस है यानी कि जो छोटा फंड होता है एग्रीकल्चर, किसानों को जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है 10,000, 20,000, 50,000 तक उन्हें खेती करने के लिए, तो वो पैसा देते हैं। तो जो कृषि क्षेत्र है एग्रीकल्चर है वो भी इससे डेवलप होगी माइक्रो फाइनेंस से। और भी इसमें फ़ायदा क्या होगी? कुछ चैलेंज भी है इसके लिए, चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या है? अत्यधिक ऋणग्रस्तता, मतलब कि जो लोग छोटे छोटे पैसा लिए हुए हैं वो अभी दे नहीं पा रहे हैं, प्लस इसे कम लोग ले रहे हैं। कम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि इसकी जो ब्याज दर है ये उच्च है, थोड़ा अधिक है, ब्याज दर अधिक है। वित्तीय साक्षरता की कमी है। वित्तीय साक्षरता का मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत कम लोग जागरूक होते हैं कि हमें सरकारी पैसा या बैंक का पैसा या किसी संस्था द्वारा कम ब्याज पर पैसा कैसे मिलता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये बहुत कम लोग जागरूक होते हैं। तो ये वित्तीय रूप से साक्षर नहीं है, तो इसके वजह से भी इसको कुछ चैलेंज है इसको परफॉर्म्स करने में। आइए इसके बारे में जानते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रियल नेटवर्क के बारे में। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रियल नेटवर्क के बारे में इसका अनुमान है कि 2009 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम यही है कि जो गैर बैंक वित्त कंपनी है, जो गैर बैंक यानी कि जो बैंकिंग गतिविधि नहीं करती हैं, अब बैंक जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करती है, जो फाइनेंस कंपनी जैसे पैसा देना, एटीएम चलाना, ये सब काम कुछ कंपनियां भी करती हैं, तो उसे बोलते हैं गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होती है। उसी के एक संघ है ये जो नेटवर्क है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रियल नेटवर्क, उसी का एक संघ है। ये भारत में जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है उसी के निकाय के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ग्रीन वॉशिंग के बारे में दिया है। ग्रीन वॉशिंग है क्या? जैसे कि विज्ञान उद्योग की स्वनियामक संस्था है ग्रीन वॉशिंग में, विज्ञान उद्योग की स्वनियामक संस्था है जिसका नाम है भारतीय विज्ञान मानक परिषद। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय विज्ञान मानक परिषद। इसके द्वारा जो कुछ कंपनियों के द्वारा जो ग्रीन वॉशिंग की गई है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें 8-9 सूत्री मसौदा भी पेश किया गया है। तो सबसे पहले ग्रीन वॉशिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, तो इस प्रोडक्ट्स में जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो विज्ञापन जारी किया जाता है इस प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें बताया जाता है कि यह प्रोडक्ट्स पर्यावरण अनुकूल है। उसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स है इसको बनाने में जो काम लगता है, इसमें पर्यावरण की जो क्षति है वो न के बराबर पहुंची है। ये प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स कैसा है? ग्रीन प्रोडक्ट्स है, पर्यावरण के अनुकूल है, टिकाऊ विकास के तहत इस प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। जबकि इस प्रोडक्ट्स को बनाने में बहुत सारे पर्यावरण की क्षति हुई है, लेकिन विज्ञापन में दिखाया क्या जा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो बना है पर्यावरण के अनुकूल है। तो इसी टेक्निक को कहते हैं, इसी एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ऐसा भ्रम करके कुछ इंग्रेडिएंट्स छुपा कर भी कंपनियां चलाती हैं, जो लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं इसी का सेवन कर लेते हैं। तो ये दिशा निर्देश दिया गया है किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान मानक परिषद के द्वारा, कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उस पर पूरी तरीके से जांच हो,
कि वो पर्यावरण अनुकूल है, वो टिकाऊ है। टिकाऊ मतलब कि ऐसे संसाधन का इस्तेमाल करना कि जो संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए बरकरार रहे, उसका अति दोहन न हो पाए। ऐसे प्रोडक्ट संसाधन का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट्स बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है टिकाऊ। फिर उसके बाद ऐसे विज्ञापन जिसमें दावा किया जाता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है इसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिसाइकिल भी आसानी से किया जा सकता है, तो उसकी भी जांच हो। प्लस जो प्रोडक्ट्स खाने वाली चीज़ बनती है उसको बताया जाए कि जिसमें उसका पैकेट होता है, चाहे कुछ भी हो, वो बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि मतलब कि वह पर्यावरण के अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाता है तो वो पूरी तरीके से गल जाए, ना कि जो प्लास्टिक होते हैं उसकी तरह वैसे ही पड़ा रहे। जिससे माइक्रोबिट्स निकलते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो ये था इसके लिए एडवर्टाइजमेंट। और भी कुछ गाइडेंस था। गाइडेंस में बारे में दिया है कि जो विज्ञापन है उसमें पारदर्शिता हो, प्लस उसके बाद उसकी जो प्रामाणिकता है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि मतलब कि जो विज्ञापन है वो एक्चुअल हो, उसमें भ्रम की स्थिति न हो, उसमें ग्रीन वाश न हो। तो आइए जानते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका जो हेड क्वार्टर्स यानी जिसे बोलते हैं मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है, ध्यान रखिएगा, स्वनियामक संगठन है। इसे ASCI कंपनी अधिनियम की जो धारा 25 है, इसके तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में इसे पंजीकृत किया गया है। ये था ASCI के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, निसार्स के बारे में दिया है। निसार है क्या? निसार यन से नासा है, आई से फिर यहाँ पर इसरो शुरू हो जाता है। ये दोनों के द्वारा मिलाकर डेवलप किया गया है एक सैटेलाइट जिसे कहते हैं उपग्रह डेवलप किया गया है। इसे 2024 में लॉन्च करना है। इसके पहले 2024 आने वाला है, तो इससे पहले इसकी जांच हुआ है, इसका परीक्षण हुआ है। इसके परीक्षण और सब कुछ इसका जो फिटनेस है ये चेक कर लिया गया है। तो इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा निसार्स को। ये 3 साल की अवधि के लिए वाला मिशन है, 3 साल तक ये काम करता रहेगा। इसका लक्ष्य क्या है कि हर 12 दिन पर, ध्यान रखिएगा, हर 12 दिन पर ये करेगा क्या, जैसे पृथ्वी की जो सभी भूमि है, जैसे पृथ्वी का जितना भी भूमि है जो बर्फ से ढकी हो या जो बर्फ से खुली हो, सबका सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण करने के बाद जो भी इमेज होगा वो इमेज ये प्रोवाइड्स करेगा नासा और इसरो, जो भारतीय स्पेस एजेंसी है, और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, दोनों के द्वारा मिलकर, यानी कि नासा वाला N लिया गया है और इसरो वाला लिया गया है I, दोनों को मिलाकर बना दिया गया है निसार्स। इस मिशन का उद्देश्य है पृथ्वी के जो बदलते जो इकोसिस्टम है और जो गतिशील सतह है, बर्फ के जो द्रव्यमान है उसको भी मापेगा, जो बायोमास है उसके बारे में पता करेगा, जो प्राकृतिक खतरे हैं, समुद्र का जो लेवल, जो सी लेवल, जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, उसके वृद्धि के बारे में भी जानकारी देगा कि कितना भूजल बढ़ रहा है, इससे जो आइलैंड्स है, अगल बगल चीज़ें, उसको कितना खतरा पहुंच सकता है, नहीं करते। ये है निसार सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा। निसार सैटेलाइट्स इसमें लगा है डिप्लॉय सोलर एराई लगा है। देखिए ये जो पंख लगा हुआ है इसमें सोलर सिस्टम लगे हैं, ताकि इसको काम करने के लिए ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता न पड़े। GPS एंटीना है जो लोकेशन को कवर करेगा, जो भी सूचना होगी वो पृथ्वी पर पहुंचाता रहेगा। स्पेस क्राफ्ट बस है जो 3K का है। इसे मतलब स्पेस क्राफ्ट बस मतलब कि इस स्पेस यानी सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए ये नासा के द्वारा दिया गया है। इसमें उसके बाद ये बस दिया गया है उसके द्वारा, इसरो के द्वारा दिया गया है। प्लस L बैंड है, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक इसके द्वारा दिया गया है। जो L बैंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है ये नासा के द्वारा दिया गया है, और जो S बैंड लगा हुआ है, S बैंड दिया गया है इसरो के द्वारा, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, और उसके बाद नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यह था निसार के बारे में। आज की न्यूज़ इतना ही है। थैंक यू।